हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल CIS एस्पिरेंट में। तो हम लोग अपनी PYQ की सीरीज चालू कर रहे थे, जिसमें हमने कल लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 16 नंबर, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। ये क्वेश्चन नंबर आया है 2020 के UPSC के प्रीलिम्स में। तो चलिए बात करते हैं। इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कि विधानमंडल द्वारा सरकार, या लोकप्रिय सरकार, या बहुदलीय सरकार, या सीमित सरकार। तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्योंकि अगर परिभाषा की बात करें कि एक संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है, तो एक संवैधानिक सरकार को एक कानूनी साधन या केवल निश्चित मानदंडों के सिद्धांतों के समूह के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर राजनीति के मौलिक कानून के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो एक संवैधानिक सरकार का अर्थ ये होता है। विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, ये इस संवैधानिक सरकार के अर्थ का परिभाषा का पालन नहीं करते हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। ये हो गया हमारा करेक्ट। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस वर्ग में, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। ऑप्शन ए कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी कह रहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी कह रहा है समता का अधिकार। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कि मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो ये जो संरक्षण है अस्पृश्यता के रूप में, ये हमें समता के अधिकार के विरुद्ध समाविष्ट है। क्योंकि समता का अधिकार हमारा ये बताता है कि सभी का समान अधिकार है, कानून के समक्ष सभी समान हैं और सभी कानूनों का सभी के लिए समान संरक्षण किया जाएगा। बात करें अनुच्छेद 17 की, ये जो अस्पृश्यता शब्द है ये अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि सदियों पुरानी जो प्रथा है उसको समाप्त करता है ये। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। एक कल्याणकारी राज्य होने के लिए हमें किन किन मानदंडों का पालन करना होता है। तो इसका ऑप्शन ए कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूलाधिकार, उद्देशिका और 7वीं अनुसूची। ठीक, तो अगर हम कल्याणकारी राज्य की बात करें तो संविधान में निहित भाग 4 में जो DPSP विद्यमान है, जो DPSP संविधान सभा द्वारा सरकारों को एक निर्देश के रूप में दिए गए हैं कि सरकार जब भी नीतियां बनाए इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन करें और इनके अकॉर्डिंग अपनी नीतियों में इनको समाविष्ट करें। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये बताते हैं कि एक कल्याणकारी राज्य को कैसे बनाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, ये प्रीलिम्स 2020 में क्वेश्चन आया था। ठीक, कथन ये है कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्ष, मूल अधिकारों और लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। कथन 2 कह रहा है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है उसकी सुरक्षा, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। क्वेश्चन कह रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं। केवल एक, केवल दो, ऑप्शन सी कह रहा है दोनों, एक और दो दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है ना तो एक ना तो दो। ठीक, अब फटाफट इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है, बाकी सब गलत है। क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय संविधान मूल ढांचे शब्द को परिभाषित नहीं करता है।
यह एक न्यायिक उपकरण है जिससे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गढ़ा गया था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और ऑप्शन 2 जो है उसका साफ साफ कहना है कि न्यायिक समीक्षा सिद्धांत कानूनों के शासन और शक्तियों के प्रशासन के सिद्धांत पर आधारित है। न्यायिक समीक्षा शक्तियों के पृथक्करण के परीक्षण और संतुलन की प्रक्रिया है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी केवल 2 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई गई है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए में लिखा है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, ऑप्शन बी वर्ग संघर्ष समाज, ऑप्शन सी निजी संपत्ति की समाप्ति, ऑप्शन डी आर्थिक नियतिवाद। ठीक, इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें कह रहा है कि गांधी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई गई है, तो वह कौन है। तो वह गांधीवाद और मार्क्सवाद की बात करें तो उनका अंतिम लक्ष्य है राज्य विहीन समाज। अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज की बात करता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत के संविधान के उद्देश्य का, उसके बाद कथन दे रखे हैं कि संविधान का भाग है किंतु विविध विधिक प्रभाव नहीं रखती है। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कोई अन्य भाग है। ऑप्शन डी कह रहा है कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों में स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर नंबर डी सही होगा, क्योंकि साफ साफ इसने ये बता रखा है कि संविधान का भाग भी है उद्देश्य का और उसके अन्य भागों की तरह स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। स्वतंत्र तो है पर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। यूपीएससी 2020 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। कथन ये कह रहा है कि वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित नहीं होंगे, वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। ऑप्शन 2 कह रहा है कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। ऑप्शन सी कह रहा है कि इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। और इसके बाद कथन दे रखा है कि नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। और ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 सही, केवल 2 सही, 1 और 3 सही या 2 और 3 सही। सही उत्तर का चयन करता है। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी केवल 2 और 3 सही है, पहला गलत है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 में कहना है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है।